now we have seen India prior to British rule and British rule over India. इंडिया वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. हमारे पास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी बंगाल में. हम क्या प्रोड्यूस करते थे? मसलिन क्लॉथ. ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखा? ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया. तो जब ब्रिटिशर्स आए, इंडिया क्या बन गया? फीडर इकोनॉमी बन गया. द एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन कैसे रखा गया था? फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी विच वॉज फॉट इन 1757 बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स. आफ्टर दैट हमने क्या देखा? उनका टू फोल्ड स्ट्रैटेजी. दैट मीन्स इंडिया से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना, सेंड इट टू ब्रिटेन, ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स कहां पे लेके आना? इंडिया में. और अब हम देखने वाले हैं हमारे तीन मेन सेक्टर्स. उसमें से फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ था. नाउ ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी. अब आप बोलोगे मैम पहले आपने बोला बहुत अच्छा था, अभी बोल रहे हो सेटिस्फैक्टरी नहीं था. क्या था पहले भी? कि सेल्फ रिलायंट थे. वी कुड प्रोड्यूस जितना हमारे विलेजेस को जरूरत थी. हम कुछ भी उसमें से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब हम नहीं करते थे ग्रेन्स के मामले में, राइट. हमारे पास में इतना प्रोडक्शन था कि हमारे यहाँ के जो लोग थे दे वर सेल्फ सफिशिएंट, बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क. नाउ India's economy under the British colonial rule was overwhelmingly rural and agricultural in character. That means overall India की economy कैसी थी? Rural in character because most people lived in rural areas, ठीक है, and they all were dependent on agriculture for their livelihood. That means India की economy कैसी थी? Rural and agricultural in character. Nearly 85% of country's population lived mostly in villages and derived livelihood from directly or indirectly from agriculture. जो भी मैंने आपको समझाया. Now, even with this large proportion of population engaged in agriculture, the country was not self-sufficient in food and raw materials for the industry. क्या बोला जा रहा है? 85% of population, that means nearly 85% of population was dependent on agriculture, but still क्या बोला जा रहा है? इट वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. दैट मीन्स क्या हो रहा था? मेन तो हम क्या ग्रो कर रहे थे? रॉ मटेरियल्स ग्रो कर रहे थे. किसके लिए? ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए. प्लस उससे क्या हुआ ना, जो हमारे रेगुलर क्रॉप्स ग्रो करने वाले जो फार्मर्स थे वो कम हो गए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने वो वाले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किए जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे. उसके अलावा क्या हुआ? इंडिया में क्रॉप का प्रोडक्शन कम होने से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था. दैट मीन्स अब हमें खाने के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए हमें दूसरे नेशंस की तरफ देखना पड़ रहा था, राइट. तो अब हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमने बहुत सारी पॉपुलेशन को इसमें ऑक्यूपाई तो कर दिया, बहुत लोग इसमें ऑक्यूपाइड हो गए, बट वी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट. हमारा रॉ मटेरियल भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं था और हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज what were the reasons for the stagnation in the agriculture sector? Stagnation means क्या? एक लिमिट आ गई, बस उसके ऊपर हम कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे थे, राइट. इफ इंडिया वाज गिविंग 50% अच्छा हमें अगर परफॉर्मेंस मिल रहा है तो 50% के ऊपर इंडिया क्यों नहीं जा रहा? व्हाई वाज इट स्टैग्नेंट? वहां पे अटक क्यों गया? ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर. तो पहले आप सोचो कि क्यों अटका होगा एग्रीकल्चर सेक्टर. जब ब्रिटिशर्स थे तो क्या उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे उतना ध्यान दिया था? कुछ सोचा? कुछ समझ में आ रहा है क्यों अटका होगा? क्या हमारे पास में अच्छे सीड्स की क्वालिटी थी? क्या हमारे इंडियन फार्मर्स के पास में उतना पैसा था कि वो लोग अच्छी टेक्नोलॉजी कुछ यूज कर पाते? क्या ब्रिटिशर्स ने, आपको लगता है कि कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया होगा? अब देखते हैं कि क्या रीजंस थे मेन इसके लिए. लैंड सेटलमेंट सिस्टम. द फर्स्ट वन वॉज लैंड सेटलमेंट सिस्टम. वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट वॉज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, low level of productivity and scarcity of investment. These were the 4 reasons why Indian agriculture was stagnant. क्या था? Again, land settlement system, commercialization of agriculture, low level of productivity and scarcity of investment. Starting with the first point, which was land settlement system. The most important reason was introduction of zamindari system by colonial government. नाउ जमींदारी सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं. जमींदारी सिस्टम में क्या होते हैं? हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने लैंड्स किसको दे दिए? जमींदार्स को दे दिए. अब जमींदार क्या करते थे? उन लैंड पे हमारे फार्मर्स को प्रोडक्शन करने देते थे कि ठीक है आप यूज करो ये लैंड, ठीक है. अब वो क्या बोल रहे थे कि लैंड अगर आप यूज कर रहे हो तो यू हैव टू गिव टैक्स, आपको पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लगान, ठीक है.
प्रॉफिट्स किसको जा रहे थे? जमींदार को जा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ लगान, ठीक है। Economic conditions of cultivators were ignored in interest for लगान। That means यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कल्टिवेटर्स कौन थे? फार्मर्स हुए, जमींदार तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वो तो सिर्फ लैंड दे रहे हैं, राइट? क्योंकि उनको किसने दिया है? कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया है। अब हमारे जो फार्मर्स थे उनके इकोनॉमिक कंडीशंस का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था, ठीक है। वो लोग कैसे भी मैनेज करें, कुछ भी करें, उन्हें बस प्रोडक्शन करना है, और उसमें से भी बहुत ज्यादा हिस्सा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कौन लेके जाता था? हमारे जमींदार लेके जाते थे। अब जमींदार क्यों ले रहे थे ये प्रॉफिट? बिकॉज दे हैड टू पे सम स्पेसिफिक अमाउंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ओनली कंसर्न कि उनके हाथ में कितना आ रहा है। लेट्स से फार्मर ने 100% प्रोडक्शन दिया, उसमें से 70% कौन ले गए? जमींदार। उसमें से 30% उन्होंने किसको दिया? ब्रिटिशर्स को दिया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कल्टिवेटर्स, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो इग्नोर हो गए इस पूरी कंडीशन में। प्रोडक्शन उन्होंने किया बट उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। Dates were fixed for depositing specified sum of lagan, failing which the zamindars were to lose their rights. That means क्या बोला जाता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ डेट्स फिक्स की थी कि आपको है ना इस डेट तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ये लगान दे देना है, इतना अमाउंट हमें चाहिए, मतलब चाहिए द स्पेसिफाइड अमाउंट। अगर वो नहीं पे करेंगे तो क्या होता था? उनके जमींदारी के राइट्स उनसे ले लिए जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार से प्रेशर बनाएगी। जमींदार क्या करेंगे? हमारे फार्मर्स, द कल्टिवेटर्स के ऊपर हम प्रेशर्स बनाते थे, ठीक है, प्रेशर बनाते थे, एंड देन हम लोग फार्मर्स से बहुत ज्यादा बेनिफिट, प्रॉफिट्स ले लेते थे। No actions were taken to improve condition of agriculture by zamindars or colonial government. Of course, think from a zamindars point of view. उनको क्या मतलब है? उनको प्रॉफिट से मतलब है। They are least concerned about the farmers. वो कैसे कर रहे हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। Colonial government, they are concerned about what? लगान। उनके पास कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, स्पेसिफाइड डेट्स पे उनके पास में कितना पैसा आ रहा है, उनको उससे मतलब है। तो इन दोनों में से किसी ने भी फार्मर्स के इंटरेस्ट के बारे में और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचा। नाउ दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फार्मर्स ग्रो करते थे और सारा का सारा वो लोग जमींदार ले लेते थे, इसलिए इसको हम जमींदारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दो नाम से इसको हम जानते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, अगेन इंपॉर्टेंट डेट एंड इंपॉर्टेंट नेम। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन द ईयर 1793। जमींदार्स वर इंटरमीडियरीज बिटवीन कल्टिवेटर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में इतना टाइम नहीं था कि वो हर एक फार्मर से जाए और पैसा निकाले। दैट मीन्स इन्होंने क्या कर दिए? इंटरमीडियरीज, मतलब हमारे बीच में क्या रख दिया? एक एजेंट रख दिया। कौन थे वो? जमींदार्स, बिटवीन द फार्मर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Zamindars exploited farmers with high rates of lagan and they were not left with enough food for themselves. अब क्या होता था? जमींदार बहुत सारा फूड ग्रेन्स या बहुत सारा प्रॉफिट उनसे ले लेते थे, ठीक है, विद अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में द कल्टिवेटर्स, द फार्मर्स वर नॉट लेफ्ट विद इनफ फूड फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। फार्मर्स वर इकोनॉमिकली एंड फिजिकली वीक बिकॉज ऑफ दीज एक्सप्लॉयटेशंस। अब उनके पास में पैसे तो थे ही नहीं, तो वो लोग ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीक थे, फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड लो ही था, बट अब उनके पास में फूड भी नहीं था उतना, तो वो लोग धीरे धीरे फिजिकली भी वीक होते चले गए। सो दिस वाज अबाउट जमींदारी सिस्टम। अगेन जमींदारी सिस्टम में इंटरमीडियरीज कौन थे? जमींदार्स। देन कल्टिवेटर्स कौन थे? फार्मर्स। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन द ईयर 1793। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज commercialization of agriculture. Commercialization means what? Commercialization of agriculture means production of crops for sale in market rather than for self consumption. सेल्फ कंजम्पशन मीन्स क्या बोला जा रहा है? उतना ही प्रोड्यूस करना और उसको खुद कंज्यूम कर लेना। बट अगर आप वो प्रोडक्शन सेल करते हो, ठीक है, आप मार्केट में सेल के लिए लेके जा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कमर्शियलाइजेशन। दैट मीन्स आप उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। During the British rule, farmers were given higher price for producing cash crops like cotton or jute. However, this did not improve the economic condition of farmers because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industries.
मतलब क्या बोला जा रहा है, इस तरीके से उन्होंने अपनी टू फुल स्ट्रेटेजी का कैसे क्या किया, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। फार्मर्स को क्या किया, थोड़ा सा लालच दिया कि इफ यू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स तो आपको हम हायर प्राइस पे करेंगे। तो फार्मर्स ने क्या किया, फूड क्रॉप्स छोड़ के कैश क्रॉप्स स्टार्ट किए उगाना, ठीक है। दैट मीन्स दे वर प्रोड्यूसिंग कॉटन और जूट विच एवर रॉ मटीरियल्स वर रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, बिकॉज वो क्या करते थे, उन्होंने फूड क्रॉप्स ग्रो करना बंद कर दिया। दे वर ग्रोइंग कैश क्रॉप्स। अब जो पैसा आता था उससे वो लोग क्या करते थे, फूड क्रॉप्स खुद के लिए परचेज करते थे, कि अब उनके कंजम्पशन के लिए कुछ भी नहीं बच रहा था। नाउ thus British rule was promoted shifting of crops from food crops to cash crops. This is an important term. Shifting of crops मतलब हमारे जो हमारा पैटर्न था उसमें कुछ चेंज आया. People moved from food crops to cash crops. So this was the commercialization of agriculture. Now, the British industrialists were always in need for raw materials like cotton, jute, groundnut, sugarcane, etc. to keep their factories running. उनको हमेशा इन raw materials की need थी. By offering high prices, the Indian peasants were attracted to production of commercial crops instead of food crops. That I also informed you in the earlier slide. मैंने आपको भी वही समझाया. Now, उनको हाई प्राइसेस ऑफर होते थे, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, पीजेंट्स मतलब कौन हुए, हमारे फार्मर्स. दीज आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर फार्मर्स. कल्टिवेटर, पीजेंट्स, अल्टीमेटली हम फार्मर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं. वो क्या करते थे, अट्रैक्ट हो गए कि अरे यार वी विल गेट मोर मनी, वी विल अर्न मोर. तो उन्होंने फूड क्रॉप्स की जगह पे क्या स्टार्ट किया, कमर्शियल क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया. The extent of commercial agriculture went so far as to make many peasants purchased their food requirements from shops in towns. That means अब उनके पास में खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, because they were producing commercial crops, so they had to purchase food grain for their own consumption, and this fall in production of food crops was responsible for the frequent famines in India during the British days. इसी की वजह से इंडिया ने बहुत सारे फेमाइंस, बहुत सारे ड्रॉट्स भी फेस किए थे. फेमाइंस मतलब जहां पे खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, दैट सिचुएशन. तो ये फ्रीक्वेंट हो गए थे बिकॉज लोगों के पास में फूड क्रॉप्स नहीं बचे थे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच वाज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब क्या, कि आपने ओवरऑल कितना प्रोडक्शन किया. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मीन्स आपने पर हेक्टर आपने कितना प्रोडक्शन किया, आपको कितना यील्ड मिला वहां से. यील्ड मीन्स आपने कितना प्रोड्यूस किया क्रॉप्स. नाउ लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizer resulted in low level of productivity. अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, एटलीस्ट पानी चाहिए बराबर, वाटर सप्लाई चाहिए, दैट इज इरिगेशन फैसिलिटीज. अगर ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. दैट मीन्स जितना आपके लैंड पे प्रोड्यूस हो सकता है उससे कम प्रोडक्शन होगा. नाउ the cultivator had neither means nor any incentive to invest in agriculture. Already Indian farmers का बैकग्राउंड थोड़ा वीक है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उनकी बात की जाए तो. अब ना उनके पास में कोई इंसेंटिव था, ना ही उनके पास में खुद का पैसा था कि वो लोग इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर में, ठीक है. The zamindars had no roots in the villages, while British rule spent little on agricultural, technical और mass education. That means यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जमींदार के तो कोई रूट्स थे ही नहीं विलेजेस में. They were only concerned about their लगान. इसके अलावा जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोई एफर्ट नहीं लिया, ना ही कोई एजुकेशन में, ठीक है, कि हम फार्मर्स को कुछ रास्ता दिखाएं, ठीक है, या फिर हम उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करें और एल्स हमको कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, कुछ भी नहीं. None of the following things were done for farmers. कुछ भी नहीं हुआ था इसमें से. All this made it difficult to introduce modern technology which caused a perpetually low level of productivity. That means क्या हुआ, अगर हमारे यहाँ पे इनमें से कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो ही होती चली गई. दैट मीन्स फार्मर्स के पास में पोटेंशियल था, लैंड में पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास में इंसेंटिव नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, पूरी पोटेंशियल तक हम उसको यूज नहीं कर पाए. नाउ scarcity of investment. Of course,
ये सब कुछ की रूट, इन सब चीजों की रूट क्या है? स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स हमारे पास में इनफ पैसा नहीं था, फार्मर्स के पास में भी नहीं था, और गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. India's agriculture was facing scarcity of investment in terracing, flood control and drainage. That means अगर हम अपने फार्म में इरिगेशन फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमें वो पानी को निकालना भी है, ड्रेन भी करना है, वो फैसिलिटीज नहीं थी. प्लस फ्लड डैमेज के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए कुछ नहीं था. फ्लड आएगा तो सारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे. उसके अलावा टेरेसिंग, टेरेस फार्मिंग या ये सब कोई भी चीजें थी, कोई भी न्यू तरीके की फार्मिंग थी, उसके लिए भी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं था. Although some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, that is small farmers and sharecroppers, neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. अब जिन फार्मर्स के पास में थोड़ा पैसा था, उन्होंने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर लिया, उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया. बट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल मतलब जिनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और मार्जिनल मतलब जिनकी कंडीशन ठीक ठाक है, ठीक है, तो उनके पास में भी उतना पैसा या उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में, या अपने लैंड पे वो लोग इन्वेस्ट कर सके. तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी कंडीशन तो खराब भी होती चली गई. नाउ sharecropping is a form in which a landowner allows a tenant to use the land in return for a share of the crops produced on their portion in land. That means क्या बोला जा रहा है कि कोई फार्मर है, उसने अपना लैंड आपको दिया है कि आप इसके ऊपर प्रोडक्शन करो, बट आपको थोड़ा सा क्रॉप्स मुझसे भी शेयर करना पड़ेगा. बट अल्टीमेटली इसका भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि शेयर क्रॉपिंग में कौन आएगा फार्मिंग करने? स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स अगर आएंगे तो दे डू नॉट हैव मनी टू इन्वेस्ट. उनके पास तो वैसे भी पैसा है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? तो आपको शेयर तो दे देंगे, बट हो क्या रहा है, प्रोडक्शन उतना हुआ ही नहीं है, तो क्या शेयर देंगे वो लोग? एंड देन व्हाट विल दे ईट फॉर देमसेल्व्स? उनके पास तो कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए, राइट? सो इन शॉर्ट, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें ये सारी चीजें थी जो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेंट बना देती है. क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम था. फिर हमने क्या देखा? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. फिर हमारे फार्मर्स के पास में इनफ मनी नहीं है, हमारे पास में इनफ रिसोर्सेज नहीं है, हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी, राइट? सो दीज वर द रीजंस बिहाइंड द स्टैग्नेंट, दैट इज द हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एक जगह पे अटक गया था, उसके ऊपर वो नहीं परफॉर्म कर पाया बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक.